बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ वहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, और उसके आगे मैं फिर कंटिन्यू करूंगा कि इसमें क्या होता है। बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी अकाउंटिंग बेटा नाम है चीजों को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी कि आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप फिर क्लासिफाई करते हैं प्रॉपर अकाउंट्स की सूरत में, एंड देन आप उसकी समराइजिंग की फॉर्म में उसको लिखते हैं। आई थिंक ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो मैंने बोला था कि बेटा हर अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो यही होती है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। अगर आप कहते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाएगी। अगर आप कहेंगे फॉर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट स्टेटमेंट तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगी। अगर आप कहेंगे फॉर प्रिपेयरिंग द टैक्स स्टेटमेंट तो वो टैक्स अकाउंटिंग बन जाएगी। यानी जितनी भी अकाउंटिंग की टाइप्स है बेटा, हर अकाउंटिंग की जो टाइप्स है उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो आपके सामने भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके अंदर उसमें लिखा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो अब डेफिनेशन बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बनाएंगे तो वो बन जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो उसके ऊपर जाने से पहले, उसकी डिटेल में जाने से पहले कुछ अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। सो दैट्स व्हाई जो उसकी मेन टर्म्स यूज होती हैं वो टर्म्स पहले हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा, यहाँ पे यूज किया गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये जनरेट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। आई थिंक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी, ऐसे ही है। यस सर जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बेटा हम दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक स्टेटमेंट होगी आपकी बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन इज इनकम स्टेटमेंट। क्या बताती है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स, क्या बताती है? मैंने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को बेटा, बैलेंस शीट क्या बताती है किसी कंपनी के बारे में और इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है किसी कंपनी के बारे में। एनी आइडिया? नो सर हमें बोले बोले बेटा, बोले, कोई मसला नहीं, जैसा भी आता है बोले। जो बैलेंस शीट होती है बेटा, ये किसी भी चीज की आपको फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी। याद रखिएगा बेटा, जो मैं दो वर्ड यूज करूंगा। एक सेकंड, टाइप नहीं हो रहा। फाइनेंशियल पोजीशन को, और जो इनकम स्टेटमेंट होगी ये बताएगी किसी भी चीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी, अगर मैं आपसे कौन सी बताएं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी, वो बैलेंस शीट बनेगी, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं जी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा इनकम स्टेटमेंट। अब पोजीशन और परफॉर्मेंस होते क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बेटा किसी भी कंपनी की, उसमें तीन चीजें आपने चेक करनी होती हैं। दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, ये जो मैं वर्ड बेटा यूज कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ये मैंने वर्ड्स बार बार यूज करने हैं अकाउंटिंग के अंदर। अब किसी भी चीज की, किसी भी कंपनी की अगर आपने बेटा फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो उसकी हम तीन चीजें चेक करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स उसके पास कितनी कमालियत के हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या है और उसकी इक्विटी क्या है। ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएंगे कि वेदर दैट कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी और वेदर दैट कंपनी इज अ फाइनेंशियली वीक कंपनी। एसेट्स क्या होते हैं, पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसको कि एसेट्स क्या होते हैं बेटा। ये मैंने बहुत दफा वर्ड यूज करना है, इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। क्या होते हैं एसेट्स बेटा? एनीथिंग जो आपके माइंड में आ रही हो। सर जायदाद, एहसासे, जायदाद, ओके, और एहसासे, बैंक बैलेंस। और इसके अलावा सर किसी शख्स की इनकम के अकॉर्डिंग उसकी जो है वैल्यू।
एसेट्स बेटा आसान अल्फाज के अंदर जो मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, एनीथिंग विच इज ओन बाय अ बिजनेस, एनीथिंग विच इज ओन, OWN, हर वो चीज जो आपकी मलकियत है वो आपका एसेट है। जिस चीज की आप मालिक जी हैं वो सर। आपका एसेट है। आप कहते हैं ये मोबाइल मैंने खुद परचेज किया, ये मोबाइल आपका एसेट है। आप कहते हैं मैंने बॉल पॉइंट खरीदी, ये बॉल पॉइंट आपका एसेट है। आप कहते हैं मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप आपका एसेट है। एनीथिंग विच इज ओन बाय द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स एसेट्स। हर वो चीज जिसका बिजनेस मालिक होता है वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स को आगे फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एसेट्स होते हैं जिसको हम करंट एसेट्स कहते हैं कंपनी के, और कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। आप इसको कंपनी का कह लें, आप इसको पर्सनल पे कह लें, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। दो टाइप्स होती हैं बेटा एसेट्स की, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। एसेट्स क्या है? हर वो चीज जिसकी आप मालिक हैं वो आपके एसेट्स हैं। करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स होंगे जिनको आप विद इन 1 ईयर और इन 1 ईयर, यानी मैक्सिमम आप उसको 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेंगे, वो एसेट्स होंगे आपके 1 ईयर, यानी करंट एसेट्स होंगे। यानी मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर 3 माह में इस्तेमाल कर लिए, 6 माह में इस्तेमाल कर लिए, मैक्सिमम मुद्दत उन एसेट्स की क्या होगी? 1 साल। तो हर वो एसेट जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम करेंगे वो एसेट्स आपके करंट एसेट्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल में बेटा कैश आ जाएगा, इसकी एग्जांपल में इन्वेंट्री आ जाएगी। ये मैं कुछ एग्जांपल्स भी साथ लिख रहा हूँ। इन्वेंट्री मीन स्टॉक जो होता है, जिस तरह आपको चीज बना के स्टॉक में रख लेते हैं और फिर आपने वो बेचना होता है, तो बेसिकली हमारा विद इन 1 ईयर के सर्कल के अंदर अंदर हमने उसको बेचना होता है, जो भी चीज आपने बनाई होती है। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स की। तो वो एसेट्स जिनको आपने 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के अंदर आपने कंज्यूम करने हैं, वो आपके करंट एसेट्स हैं। और ऐसे एसेट्स बेटा जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी, वो एसेट्स आपके क्या कहलाएंगे? फिक्स एसेट्स। फॉर एग्जांपल मशीन, लैंड, फर्नीचर एंड सो ऑन। तो हर वो एसेट्स बेटा जिसको कंपनी यूज करेगी, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगी, दोज एसेट्स आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स को आप शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं और फिक्स एसेट्स को आप लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म इसलिए कहते हैं कि उसको आपने विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेना होता है, और फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं कि उनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होती है। ये डेफिनेशन जो मैं आपको बड़े आराम आराम से बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। आगे जाके मैंने आप लोगों को जब ट्रांजेक्शन्स करवानी है तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये एसेट्स हमारा करंट है या ये एसेट्स हमारा फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ जी आपके टोटल एसेट्स क्या हैं, तो आपने क्या करना है? करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स, दोनों एसेट्स को आपने प्लस कर देना है। जो अमाउंट बनेगी वो आपके टोटल एसेट्स हैं। तो पहली चीज जो बैलेंस शीट के अंदर आती है वो आती है आपके एसेट्स के बारे में डिटेल, कि आपके एसेट्स की क्या वैल्यूज हैं, यानी करंट एसेट्स क्या है आपके पास और फिक्स एसेट्स आपके पास क्या है। जी बेटा, अंडरस्टैंड एसेट्स की समझ आ गई? यस सर। ओके। सेकंड बेटा चीज आती है लायबिलिटीज। ये क्या होती है? जरूरियात होगी है। जी बोले बेटा, क्या चीज है? लायबिलिटीज क्या होती हैं? सर हर वो चीज जो कंपनी या पर्सन सर जो ऑन करता है। नहीं, वो तो बेटा ओन वाला तो मैंने बता दिया आपको, एसेट्स होते हैं। एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस, आपके जिम्मे जितना भी कर्जा है, किसी के भी आपने जो पैसे देने हैं वो आपके जिम्मे लायबिलिटी है। लायबल, लायबिलिटी देखें, आप लायबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं पे करने के, तो लायबल से लायबिलिटी बनती है। तो बेसिकल एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है वो उसकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है कारोबार करने के लिए, वो आपके जिम्मे लायबिलिटी है। आपने किसी से उधार पे मटेरियल उठाया है, वो आपकी लायबिलिटी है। आपने किसी से पैसे उधार पे लिए हैं, वो आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी ये बताएगी कि किसी कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है या कितना लोगों का पैसा इस्तेमाल किया हुआ है। अगेन बेटा इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, जिस तरह मैंने अभी आपको करंट एसेट्स के बारे में बताया था, और एक होता है बेटा आपकी फिक्स लायबिलिटी। अगेन बेटा वही कॉन्सेप्ट है जो एसेट्स का कॉन्सेप्ट था। करंट लायबिलिटी बेटा आपकी वो लायबिलिटी होती है जिसको आपने
विदिन 1 ईयर पे बैक करना है। यानी आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं और वो पैसे आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं तो दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इसकी बेटा एग्जांपल में आ जाएगी अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का मतलब होता है कि आपने किसी से उधार पे लिया, 3 माह के उधार पे आपने कपड़ा उठा लिया, 6 माह के उधार पे आपने कपड़ा उठा लिया, आपने कोई मटेरियल उठा लिया, वो अकाउंट्स पेएबल में आता है। या आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट टर्म लोन। आपने किसी बैंक से लोन ले लिया 6 माह के लिए, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया मैक्सिमम 1 साल बेटा, नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर हर वो लायबिलिटी जो आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है वो आपके लिए करंट लायबिलिटी होगी। सेम इसी तरह हर वो पैसा जो आपने मोर देन 1 ईयर में पे करना है, वो आपके पास फिक्स लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से लोन ले लिया 5 साल के लिए, 6 साल के लिए आपने गाड़ी लीज पे निकलवा ली 5 साल के लिए, जिस तरह हम किस्तों पे गाड़ी निकलवा लेते हैं, तो वो जो किस्तें होती हैं बेटा वो हमारे जिम्मे लायबिलिटी है और वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी वो लंबे अरसे तक आपने उसको पे बैक करना होता है। तो ये हो गया बेटा लायबिलिटी। यानी एक तो आपके पास एसेट्स कितनी मालियत के हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कितने लोगों का पैसा देना है, यानी लायबिलिटीज आपके जिम्मे कितनी है। थर्ड वन बेटा जो इसके अंदर आएगा दैट इज ओनर्स इक्विटी। इसको बेटा हम कैपिटल भी बोलते हैं। ओनर इक्विटी को हम लोग कैपिटल भी बोलेंगे। बेटा कोशिश किया करें कि आप लोग जो है ना वो जब टाइम होता है क्लास का उसके टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें। मुझे बार बार लिखना होता है तो जब आप लोग के बीच में रिक्वेस्ट आती है तो फिर वो रुक जाता है लिखना। 3:21 हो चुकी है और अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। हमें 1 घंटे की बेटा क्लास है, 1 घंटे की क्लास में भी मैक्सिमम 40 या 45 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें भी आप आधा घंटा लेट आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं करूंगा जो लेट ज्वाइन करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बी केयरफुल, टाइमली बेटा क्लास को ज्वाइन करें। ऑनर्स इक्विटी बेटा, ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं कैपिटल को। अच्छा कैपिटल बेटा क्या होता है, एनीथिंग इंट्रोड्यूस by the owner at the start of the business। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में लगाता है बेटा वो ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए अंदर मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो वो जो 5 लाख रुपया होगा बेटा दैट इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी, वो आपकी ऑनर इक्विटी होगी। तो वो बेटा आपकी ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। यानी हर वो चीज जो बिजनेस के अंदर ऑनर करवाएगा एट द टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस दैट इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी। अब ये जो तीनों चीजें हैं बेटा ये मिलके आपकी पोजीशन को शो करेंगी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाह रहे हैं कि सर अदनान की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आप क्या चेक करेंगे कि सर अदनान ने कितने बैंकों का लोन देना है, सर अदनान के पास कितने एसेट्स हैं, उनके पास घर है, गाड़ी है कि नहीं है, और उन्होंने कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। ये तीनों चारों चीजें मिलके जो आपको बताएंगे वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएंगे कि वेदर आई एम अ फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन और वेदर आई एम अ फाइनेंशियली वीक पर्सन। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी का चेक करना चाह रहे हैं तो आपने उस कंपनी के एसेट्स को चेक करना है, उसकी लायबिलिटीज को चेक करना है और उसकी इक्विटी को चेक करना है। तो ये तीनों चीजों का जब मिलकर आंसर आएगा तो वो आंसर इंडिकेट करेगा कि वो बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग बिजनेस है या वीक बिजनेस है। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, पहले स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अंडरस्टैंड, ओके। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है बेटा आपके पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बताती है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बिजनेस इज इन प्रॉफिट और लॉस, यानी जो बिजनेस है क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है या वो लॉस में जा रहा है। अगर बिजनेस बेटा हर साल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत
अच्छी है, लेकिन अगर बिजनेस जो है वो लॉस की तरफ जाई जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है। सो दैट्स व्हाई इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट करेगा कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, आपने कितनी सेल्स की, अगर मैं आसान अल्फाज के अंदर इसकी बनाऊं तो हम इसको बनाते हैं सेल्स में से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस को, तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आता है। चलें मैं कहता हूँ जी आपने मेरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आप मेरी इनकम स्टेटमेंट, मेरी सेल्स क्या होंगी, मेरी सेल्स ये होंगी कि मैंने पूरे महीने में क्या कमाया, ये मेरी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहाँ पे विजिटिंग पढ़ाई, कहाँ से मेरी सैलरी आई, वो सारा पैसा इकट्ठा करूंगा तो वो मेरी सेल्स है। ओके, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने पूरे महीने में कितने एक्सपेंसेस किए वो उसमें से माइनस करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि महीने के एंड पे मुझे पास बचत हो रही है या मैं लॉस में जा रहा हूँ। अगर तो मेरे पास पैसे बच रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं बच रहे, मैं लोगों से उधार लेके अपना महीने का गुजारा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। यानी कमाई अगर मेरी 1 लाख है, एक्सपेंसेस मेरे 1.5 लाख है, तो बाकी का जो 50,000 है वो मैं किसी न किसी तरह से मैनेज करके चला रहा हूँ। इसका मतलब 50,000 में लॉस में जा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी की बेटा चेक करना चाह रहे हैं, तो हम उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या वो कंपनी लॉस में जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपने मुझे इसका थोड़ा सा मीनिंग बताना है। एक वर्ड होता है सेल्स, मैंने अभी आपके सामने लिखा, एक वर्ड होता है रेवेन्यू। क्या फर्क है इन दोनों में, एनी आइडिया? सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है? बोले बेटा, बोला करें, सो के जैसे भी आंसर आता है बोला करें, चुप ना रहा करें, मुझे पता नहीं सर चल जो रहा नॉर्मल सर जो हमारा सरमाया होता है, जो हम नॉर्मल बिजनेस से करते हैं, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, फिर सेल्स क्या होती है? जो चीजें आप बेचते हैं वो आपकी सेल्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप यस सर। टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल में कपड़ा बेचते हैं, तो कपड़ा आपकी जो बेचेंगे वो जो उससे पैसा जो आएगा वो सेल्स है। आप मोबाइल फोन बनाते हैं, मोबाइल फोन जितने बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा वो आपकी सेल्स है। बेटा याद रखिएगा, सेल्स और रेवेन्यू इज वन ऑफ द सेम थिंग। फर्क सिर्फ ये है कि जो सेल्स का वर्ड यूज किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए यूज किया जाता है, और जो रेवेन्यू का वर्ड होता है बेटा वो हम यूज करते हैं सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। यानी अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अगर आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है किसी मिल की, तो आप स्टार्ट करेंगे सेल्स लेस एक्सपेंसेस। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है टीसीएस की, फॉर एग्जांपल, अब टीसीएस में अगर आप सेल्स लिखेंगे तो दैट इज द रॉन्ग वर्ड, क्योंकि टीसीएस कुछ बेचता नहीं है, टीसीएस तो अपनी सर्विसेज देता है। उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसा आएगा, वो पैसा जो है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। समझ आ गई बेटा? यस सर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स का। दोबारा बता दे। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स का, और जो आपके सर्विसेज बिजनेसेस हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। उसमें वर्ड यूज करेंगे सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आप मेरी जगह मेरे लिए अगर बनाएंगे तो आप सेल्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कोई चीज बेच नहीं रहा, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और सर्विसेज के गेंस्ट जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे को मैं सेल्स नहीं बोलूंगा, उस पैसे को मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू बोलूंगा। मकसद दोनों का सेम है, अभी दोनों में से एक्सपेंसेस को ही माइनस करना है। फर्क सिर्फ ये है कि सेल्स का वर्ड हम यूज करेंगे जहां पे आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन कंपनीज के लिए हम सेल्स का वर्ड यूज करेंगे। जहां पे आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे सर्विसेज का। यानी आप कहते हैं मैंने किसी बैंक की स्टेटमेंट बनानी है, अब बेटा बैंक तो कुछ नहीं बेच रहा, बैंक तो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो बैंक के लिए हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। समझ आ गई बाकी लोगों को बेटा? किसी ने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ आ गई दोबारा? यस सर, यस सर। ओके जी, अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा बेटा। किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है या परफॉर्मेंस पोजीशन पे डिपेंड करती है? फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बता दिया, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर, इक्विटी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी कंपनी की जो पोजीशन है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है या परफॉर्मेंस जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है? पोजीशन सर पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे। पोजीशन परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। जी शाफिया बेटा? सर मैंने बोला है कि पोजीशन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है।
पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जी कमर बेटा आपने क्या बोला? सर फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। क्यों, कैसे? सर जितनी किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना ही वो मतलब कि अर्निंग करेंगे और उतनी ही उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होगी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, यानी जितना आप अर्न करेंगे वो अर्निंग कहाँ पे जाएगी आपकी बेटा? वो डेफिनेटली बेटा वो जो अर्निंग है उसकी बेस पे आप अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते जाएंगे। अगर पहले मेरे पास बाइक था, मेरी सैलरी इंक्रीज हुई, मैंने मजीद पढ़ाना शुरू किया, मेरे पास इनकम ज्यादा आई तो मैंने बाइक से गाड़ी खरीद ली फॉर एग्जाम्पल। अब मैं पहले रेंट के घर पे रह रहा था, मेरी परफॉर्मेंस मजीद अच्छी हुई, मैंने मजीद अर्न किया तो मैंने अपना घर खरीद लिया या प्लॉट खरीद लिया। यानी इसका मतलब है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा वो डिपेंड कर रही है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बेटा आप लोगों को दिए इनको याद रखिएगा। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ऑनर इक्विटी क्या होती है, सेल्स क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स मैंने बार बार यूज करने आगे जाके लेक्चर्स के अंदर, तो ये वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो सर। ओके, देन बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, व्हाट इज बिजनेस बेटा? यहां से हम स्टार्ट करेंगे स्लाइड से। जी व्हाट इज बिजनेस बेटा? थोड़ा से कॉन्सेप्ट अब आपको इसके बारे में देता हूं। हमारे जो बेटा एक दो लेक्चर्स होंगे वो थ्योरेटिकल बेस पे होंगे, अभी जितने भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ वो थ्योरी बेस होंगे, 3 या 4 लेक्चर्स। उसके बाद फिर हम प्रॉपर न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे, और ये जो थ्योरी के लेक्चर्स होंगे ये आपकी बेस बनाएंगे उन चैप्टर्स को आगे करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो वर्ड्स यूज होंगे वो थ्योरी की बेस के ऊपर ही वर्ड्स यूज होंगे। जी व्हाट इज बिजनेस? क्या होता है बेटा बिजनेस? डिफाइन। सर किसी भी पर्सन का जो ऑक्यूपेशन होता है या उसकी वर्किंग जो होती है वो बिजनेस होता है। ओके, और इसके अलावा anyone else बेटा? बेटा पार्टिसिपेट किया करें, क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर योर मार्क्स। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। किसी भी बंदे का जो अर्निंग सोर्स होता है वो उसका बिजनेस होता है। किसी भी बंदे का जो अर्निंग सोर्स है वो उसका बिजनेस है। ओके, इसके अलावा जी शाफिया बेटा, फिजा, आयशा, कोई भी बेटा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे मुझे नजर आ रहे हैं, एनीवन एल्स बेटा? क्या माइंड में आ रहा है? व्हाट इज बिजनेस? सर वही आ रहा है कि किसी भी इंसान का प्रोफेशन हो जाए या फिर उसकी जो एक्टिविटी जो भी वो कर रहा है, जिस तरह उसका अर्निंग का सोर्स है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ओके, प्रोफेशन जो सर बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो उसकी अर्निंग होगी। ओके, बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो अर्निंग होगी, जो जिस सोर्स से वो कमा रहा है उस सोर्स को हम बिजनेस बोलेंगे। आसान अल्फाज में बेटा अगर हम इसको डिफाइन करें, आसान अल्फाज में बेटा इसको हम डिफाइन करें, एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी हर वो एक्टिविटी जो आप इस मकसद के लिए परफॉर्म करते हैं कि आप उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, वो एक्टिविटी आपका बिजनेस कहलाएगी। बट मैंने वर्ड क्या यूज किया? लीगल। लीगल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो लीगल एक्टिविटीज हैं वो बिजनेस है। एग्जांपल, अगर मैं कैसीनो की एग्जांपल लूं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर कैसीनोज ओपन करेंगे तो उसको आप बिजनेस का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो इलीगल है। लेकिन अगर वही कैसीनोज आप अमेरिका या यूरोप के अंदर जाके ओपन करेंगे तो वहां पे वो एक्टिविटी लीगल है, वहां पे आप उसको बिजनेस कह सकते हैं। सो हर वो एक्टिविटी, हर वो लीगल एक्टिविटी, लीगल का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, हर वो लीगल एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करेंगे फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस को बेटा हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है बेटा पार्टनरशिप, और थर्ड वन होता है बेटा हमारे पास कंपनी। सर कॉर्पोरेशन भी हो सकता है ना? कंपनी को कॉर्पोरेशन ही बोलते हैं बेटा, कंपनी को कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है। ओके, 3 तरह के बेटा बिजनेस, 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज पार्टनरशिप, थर्ड वन इज कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसको हम बोलते हैं वन मैन शो। वन मैन शो का मतलब होता है कि ओनली सिंगल ओनर होता है उस बिजनेस का, वही सारे के सारे प्रॉफिट, वही सारे के सारे लॉस का जिम्मेदार होता है, उसी ने प्रॉफिट कमाना, उसी ने जो कुछ बिजनेस में बचा, जो कुछ बिजनेस ने खोया, सिर्फ और सिर्फ वही मालिक होगा। यानी जस्ट ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, जो सिंगल इसके अंदर जो होता है वो ओनर होता है बिजनेस का। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो लायबिलिटीज होती हैं
अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब है हर वो चीज जो आपके जिम्मे पेएबल है वो आपकी लाइबिलिटी है। अब मैंने साथ में एक वर्ड यूज किया, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटीज और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। एनी आइडिया अबाउट अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? एनीवन? नो आइडिया? सर लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि मतलब एक लिमिट हो के मतलब आप इतने अरसे तक पे कर सकते हैं, और अनलिमिटेड के मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं होती। ओके, ये आप पेमेंट के पॉइंट से बता रहे हैं। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। इन केस ऑफ सॉल्वेंसी, इन केस ऑफ बिजनेस फेलियर, अगर आपका बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया वो फेल हो जाता है, वो सॉल्वेंट हो जाता है, वो बंद हो जाता है, तो बेटा इन दैट केस अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है कि योर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। यानी अगर आपके पास गाड़ी है तो वो भी बेच दी जाएगी, अगर आपके पास घर है तो वो भी बेच दिया जाएगा, आपके पास जो जो एसेट्स है उसको बेच दिया जाएगा। जब तक आप लोगों के पैसे वापस नहीं करते तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने एक मेडिकल स्टोर खोला, मैंने मेडिकल स्टोर के लिए बैंक से लोन उठाया, मेरा मेडिकल स्टोर फ्लॉप हो गया, तो जब तक मैं बैंक के पैसे वापस नहीं कर देता मेरी जान नहीं छूटेगी। अगर मेरे पास घर है तो वो बेच दिया जाएगा, मेरे पास गाड़ी है तो वो बेच दी जाएगी। यानी जो जो मेरे पास पर्सनल एसेट्स मेरे नाम के ऊपर है वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, यानी जब तक आप लोग उसके पैसे वापस नहीं करेंगे तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। समझ आ गई बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? यस सर। ओके, 2 और मोर देन 2 पर्सन बेटा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है बेटा वो बिजनेस को रन करते हैं, और इसके अंदर एक वर्ड लिखा जाता है कि पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। यानी जब एक बिजनेस में 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करेंगे तो आप उसको पार्टनरशिप करेंगे, मिलके काम करेंगे उस बिजनेस को आप पार्टनरशिप का नाम दे देंगे। अच्छा, इसमें एक वर्ड जो होता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। यानी जब पार्टनरशिप बेटा मुहीरा सलाम बेटा, आपका या तो माइक म्यूट कर लें या कुछ बोलना है तो बता दें। क्या होता है बेटा पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, क्या होता है? एनीवन? सर जब अगर एक दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होगी और उन दो दरमियान। जी कमर बोले बेटा, आप कंटिन्यू रखिए। सर दो लोगों के दरमियान एक पार्टनरशिप होती है कि मतलब उनके दरमियान एक मुआहदा होता है कि हमने इस तरह से बिजनेस करना है। ओके जी, सेकंड बेटा और हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है, हाँ दूसरे की होती है। ओके कमर बेटा। नेक्स्ट बेटा जो फीमेल बोल रहे हैं इसको बोलें। में प्रॉफिट ऑफ लॉस शेयरिंग है। और कोई बेटा इनके अलावा? जी मोहम्मद अब्बास आबिद हैं। एक काम बेटा आप लोगों ने और करना है, वो ये काम करना है कि जब आप लोगों ने अपने नाम मेरे साथ यहाँ पे करने हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों ने पहले अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि अटेंडेंस मार्क करते हुए फिर हमें प्रॉब्लम होती है। यानी जो आप लोगों ने अभी नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह आयशा बतूल लिखा हुआ है, शफीउत निसा लिखा, लेकिन आगे मुझे रोल नंबर नजर नहीं आ रहा। आप लोग पहले रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आगे आप अपना नाम लिखेंगे। तो आपने इसको रिवर्स कर लेना, जब आप नेक्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करें तो आपने इसको ऐसे लिखना है ताकि हमें अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम ना हो। अंडरस्टैंड बेटा? अंडरस्टैंड? ओके सर। बेटा यस नो क्या करें ना, मुझे पता चले कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड या बेटा क्या होता है? इट्स अ लीगल पेपर। ये एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन। इस पे सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि कौन सा पार्टनर ने कितना पैसा दिया, कौन कितने पैसे का रिस्पॉन्सिबल है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस होगा। ये एक लीगल पेपर होता है और इस पेपर के ऊपर हम टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं कि भाई आपने इतना पैसा लगाया, आपका इतना प्रॉफिट, मैं इतने % प्रॉफिट का हिस्सेदार, आपका इतना, मैं इस चीज का जिम्मेदार। यानी आप हर एक चीज को रिटन डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं। दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। अगर खुदा न खासा कोई क्लैश होता है पार्टनर्स के दरमियान तो फिर इस डीड और एग्रीमेंट के मुताबिक उनका फैसला किया जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा वो क्या होती हैं? वो भी अनलिमिटेड होती हैं।
यानी जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा इन केस ऑफ सॉल्वेंसी। अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं 5, 6, 7 सबकी प्रॉपर्टीज को सेल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड पार्टनर का। लिमिटेड पार्टनर बेटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप 4-5 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने कहा कि सर आप हमें ज्वाइन कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये लिखो कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। यानी मैं उसको लिखवा रहा हूँ उसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि ये बात लिखो, अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया ठीक है, जो नुकसान मैंने पैसा दिया वही डूबे, उसके अलावा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। अगर आप बेटा इस किस्म की बात लिख लेते हैं, सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं और उसको आप डीड में लिख लेते हैं, तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। यानी अगर बिजनेस फ्लॉप हुआ तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, बाकी जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी बिकेगी। यानी पार्टनरशिप की जो बाय डिफॉल्ट लायबिलिटीज हैं बेटा वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन आप इसके अंदर लिमिटेड पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं। गॉट द आइडिया बेटा? सर ये पत्ती में ही आएगा ना सॉरी, परसेंटेज में? मैं कह रहा हूँ ये पत्ती में ही आता है ना कि एक बंदा 60% है शेयर होल्डर है और एक बंदा या 40% बेटा आपकी है। आवाज समझ नहीं आ रही, सिर्फ बीच में से वो साउंड ही आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ ये पत्ती के कंसेप्ट में ही आता है ना कि जैसे एक बंदा 60% है जो शेयर होल्डर है वो उसका, बेटा एक मैंने बंदा शेयर जो या है वो शेयर होल्डर की कोई 40% बात है नहीं की। या 170। मैंने शेयर या शेयर होल्डर की कोई जी बात सर। नहीं की, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को आप डिवाइड कर लो परसेंटेज में, तो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे ना तो कोई शेयर का वर्ड यूज किया, ना मैंने कहीं शेयर होल्डर का वर्ड यूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस की वर्थ 5 लाख रुपए है सपोज, ठीक है, 2 लाख एक बंदे ने दिया, 1 लाख एक बंदे ने दिया, 1 लाख एक बंदे ने दिया, 50,000 मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो आप उसके मुताबिक परसेंटेज डिसाइड कर लो यार कि आपने सबसे कम पैसे लगाए तो आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, वो आप जैसे मर्जी डिसाइड कर लो। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ लिमिटेड पार्टनर का मतलब क्या है, कि मैंने आपको 50,000 दे के आपका पार्टनर बन गया, लेकिन मैंने साथ में ये शर्त रखी कि अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल होने नहीं दूंगा। और आप ये चीज लिख रहे हैं उसमें डीड के अंदर, तो इसका मतलब कि मैं बन गया लिमिटेड पार्टनर। और अगर बिजनेस फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो मेरी प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, बाकी आप सब लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिकेंगी। मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। शेयर और शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट मैं आपको कंपनी में दूंगा बेटा, जो भी आपने बात की है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कंपनी में दूंगा भी। ठीक हो गया? सिर्फ आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपने आपके जिम्मे जो पैसे हैं वो किन लोगों ने पे करने और कैसे पे करने हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं बाय डिफॉल्ट, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज बिकेंगी, लेकिन अगर आपने किसी पार्टनर को लिमिटेड पार्टनर का दर्जा दे दिया है तो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी। अंडरस्टैंड बेटा? यहाँ तक प्रॉब्लम? नो सर। तो अभी बेटा आप लोगों की जो सर? वीडियो है, जी जी बोले सर आपने जो उधर चैनल के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हैं सर, आपने जो इस सेमेस्टर में पढ़ाया है वो वाले सारे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके? आप लोग बेटा मुझे दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक के साथ, मैं आपको आंसर देता हूँ बेटा। ये जो मैंने आपको लिंक सेंड किया, हमारी वीडियो एंड हो रही है, आखिरी मिनट चल रहे हैं, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें बेटा, मैं आपको बताता हूँ आंसर। ओके इसी सर। लिंक पे दोबारा ज्वाइन करें। सीआर साहब बैठे हैं? जी सर बैठा हूँ। बेटा ये अटेंडेंस मार्क कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का। ओके सर। आप लोग दोबारा मुझे इसी लिंक से बेटा ज्वाइन करें।